बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ। आज एक लतीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगा। है लतीफ़ा ये सियासी नौइयत का, और उम्मीद है कि मेरे सुनने वाले इस सियासी लतीफ़े को ना सिर्फ समझ पाएंगे बल्कि इससे लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। क्या ख्याल है कि अगर सुराख नुमा किसी कश्ती को तेज़ पानी के अंदर उतार दिया जाए और उसे ये टास्क दिया जाए कि तुमने वो सामने जो एक टाइटैनिक जहाज़ खड़ा है उसके साथ जाके टकरा जाना है। ये छेदज़दा जो कश्ती है या सुराखों वाली कश्ती है, अब इस कश्ती का सवार कैसा होगा, उसका मल्लाह कैसा होगा जिसके हाथ में चप्पू होंगे और वो टकराने जा रहा होगा एक टाइटैनिक के साथ। मतलब ये खाम ख्याली है। ये वो खाम ख्याली है जो इस वक्त जो छोटे छोटे से धड़े बन रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, और ये वही हैं जिसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इनकी भी सुराखों वाली कश्ती है। इसका तो कैप्टन ऐसा है जो खुद नाअहल है, अभी अहलियत उसकी नहीं हो सकी, नाअहल है। और मज़ेदार बात यह है कि इसका चप्पू कौन चला रहा है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का चप्पू चला रहे हैं ओन चौधरी साहब। मतलब समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं। ये सुराख नुमा कश्ती जो है, जो टास्क है उसके पास, उसका पहला टास्क ये है कि तेज़ मझधार पानी में उतरते तुमने पहले तहरीक इंसाफ के टाइटैनिक के साथ जाके टकराना है ताकि उसको पाश पाश किया जा सके। मतलब सुनने में भी हंसी आ रही है और बताने में भी हंसी आ रही है। और सेकेंडली ये दूसरी कश्ती कल उतारी गई है तेज़ मंझधार के अंदर, वो है परवेज़ खटक साहब की कश्ती, जिसके अंदर इतने बड़े बड़े सुराख हैं, सबको नज़र आ रहे हैं मगर खटक साहब को नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह कि खटक साहब को ही बताया गया है कि तुम इस छोटी सी कश्ती के साथ टाइटैनिक जो PTI का है उसको पूरी तरह तबाह कर सकते हो। वो बस ऊँट पहाड़ पर चढ़ गया है, अब नीचे कौन उतारे? अब ऊँट तो चढ़ गया पहाड़ पर, अब परवेज़ खटक साहब को तो पहाड़ पर चढ़ा दिया गया है। ये दो सुराखों वाली कश्तियाँ हैं और इनके सामने एक तो तहरीक इंसाफ का टाइटैनिक है, इसके अलावा उसके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पीपल्स पार्टी का टाइटैनिक है, नून लीग का टाइटैनिक है। अब इसमें दो सूरतों में बचत हो सकती थी, या तो टकरा के मर जाओ या फिर यह था कि किसी के शेड के नीचे चले जाओ। जहांगीर तरीन साहब ने जो लंदन के अंदर मुलाकातें हुई और उसके बाद दुबई के अंदर भी मुलाकातें हुई, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारी कश्ती डूबने वाली है, मेरे पास बड़े काम वाले लोग हैं जो आपके टाइटैनिक जहाज़ को जो है ना वो बड़ी दूर तक ले जाएंगे, इतनी दूर तक ले जाएंगे कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का टाइटैनिक पहुंच नहीं पाएगा। नून लीग ने उससे इनकार कर दिया, मियां नवाज शरीफ साहब ने उस पर इनकार कर दिया। अब दूसरी कश्ती जो कल मंदार में उतरी, तेज़ पानी में उतरी, परवेज़ खटक साहब की सुराखों वाली कश्ती, इसके अंदर जो परवेज़ खटक साहब हैं उनको लगता है कि वही सब कुछ है, मगर असल में कश्ती मैटर करती है, असल में पार्टी मैटर करती है। और लेकिन उनको लगता है कि नहीं, PTI पार्लियामेंटेरियन, PTI का मैं इधर टैग लगा लूँगा ना तो सारी चीज़ें मेरी धुल जाएंगी, ऐसा नहीं है। अब परवेज़ खटक साहब को टास्क दिया गया है जो तहरीक इंसाफ का टाइटैनिक है उसके साथ जाके टकरा जाओ। टाइटैनिक जो PTI का है उसके अंदर से सारे लोग तो उतर गए हैं, सब लोगों ने छलांगे तो लगा दी हैं, इस खौफ से छलांगे लगा दी हैं कि परवेज़ खटक की सुराखों वाली कश्ती के साथ हमारा जहाज़ टकराएगा और हम पाश पाश हो जाएंगे। ये सोच के बड़े लोगों ने छलांगे लगा दी हैं उस टाइटैनिक से। मगर जो तहरीक इंसाफ का जहाज़ है वो बिना किसी सुराख के, बिना किसी छेद के अपनी जगह पे खड़ा है अपने कप्तान के साथ। कप्तान उसका पुरुम्मीद है, आज भी पुरुम्मीद है कि रेस होगी 3 जहाज़ों के अंदर ही। ये छोटी मोटी कश्तियाँ हैं, ये तो इस रेस के अंदर ही बह जाएंगी। इलेक्शन होगा पाकिस्तान में तो ये छोटी मोटी सी जितनी भी सियासी जमातें या धड़े बन रहे हैं इनको तो पूछना ही किसी ने नहीं है। बात आ जाती है परवेज़ खटक साहब की। कल तक मैं भी इस खाम ख्याली में थी कि शायद महमूद खान साहब को परवेज़ खटक ने मिला लिया तो कोई बहुत बड़ा उन्होंने डेंट डाल दिया KPK के अंदर, तहरीक इंसाफ को। मगर मैंने जब इसको सर्च किया, इसके ऊपर गौर किया, चीज़ें निकाली, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, कोई डेंट नहीं पड़ा। परवेज़ खटक की लॉबी का हिस्सा थे महमूद खान को PTI के अंदर ला के लॉन्च करने वाला, वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाने वाला परवेज़ खटक था। मगर जो परवेज़ खटक साहब ने कल मेहर बुखारी के शो के अंदर ये आके दावे किए हैं कि मेरे बगैर तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती थी KP के अंदर। ज़रा बताए कोई, परवेज़ खटक साहब 2011 से पहले आपकी औकात क्या थी? आपको जानता कौन था? 2011 से पहले आपकी पहचान क्या थी? 2011 में आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, आपको जो इतना बड़ा डेजिग्नेशन वजारत आला का मिला वो PTI से मिला। आपको जो डिफेंस मिनिस्टर का टैग लगा वो PTI गवर्नमेंट के साथ लगा। आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, कितने बड़े ओहदे थे आपके, तो अपने घर से आपको वोट नहीं मिलेगा तो लोगों से आप जाके पेशावर में या इधर उधर से कहाँ से वोट इकट्ठा करेंगे? आपने, मैंने सुना जो चैलेंज किया था नवाज शरीफ, वो उसका चैलेंज नौशहरा का, तो उसमें आपने कहा जी इमरान खान से ज़्यादा वोट लूँगा, आपको तो एक वोट भी नहीं पड़ा।
आपका अपना भतीजा अहद खटक वो ये बात करता है कि इस वक्त जितना भी केपी के अंदर वोट है वो तहरीक इंसाफ का है, वो परवेज खटक का नहीं है। परवेज खटक को जो है ना वो चढ़िया सूली वाला चक्कर हो गया है परवेज खटक साहब के साथ। कल एक लिस्ट जारी हुई, 57 के करीब लोग निकल आए। मजेदार बात है, उसमें बेचारे एक ऐसा आदमी जो कि जहाने फानी से कूच कर गया, मर गया, खुदा को प्यारा हो गया, उस आदमी की तस्वीर भी उस लिस्ट के अंदर डाल दी गई कि ये भी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा बन गया। तो उस बेचारे ने ऊपर आसमानों से पैगाम भेजा को खौफे खुदा करो खटक साहब, की कर रहे हो। मतलब इतनी जल्दी में ये पार्टी लॉन्च हुई, इतने खुफिया और मशकूक तरीके से कि बनने से पहले, जैसे तरीन साहब हैं वो ठुस हो गई, आपका तो झंडा नहीं सामने आया, आप पहले ही ठुस हो गए हो, आपकी तो लिस्ट ही जाली निकल आई है। फिर आप ये एहसान करते हैं कि जी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट केपी में मेरे अलावा बन नहीं सकती थी। अब तो आपने मुखालिफिन के लिए पूरा मैदान खुला छोड़ दिया। आज भी तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट अगर केपी में खड़ा होता है तो वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप में इतनी को ताड़ है, इतना को आप में जोर है, तो पीटीआई का टैग हटा के बनाए ना जमातें, पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन कितने पानी के अंदर है, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कश्तियाँ डूबेंगी। इनकी ज़रूरत सिर्फ इलेक्शन तक है। इलेक्शन के बाद आप देखेंगे इनका कोई पता ही नहीं होगा कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। दूसरी बात ये, अब आ जाते हैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर। जब से IMF का पैकेज मिला है, खुशी के बहाने ये पूरी आवाम के दर्द सर बन गया है। आपको रोज़ाना 10 तकरीरें सुनने को मिलेंगे, 10 तकरीरों में IMF का पैकेज और दोस्त ममालिक का शुक्रिया होगा। अब आते हैं थोड़ी हकीकत पसंदी की तरफ। कहा जा रहा है कि जी 14 अगस्त को असेंबली तहलील हो जाएगी। अभी जो मुतज़ाद चीज़ें आ रही हैं, कभी 14 आ रही है, कभी 13, कभी 11 आ रही है, कभी 8 अगस्त आ रही है। 14 समझ लेते हैं जी, 14 क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 14 अगस्त अनाउंस की थी। 14 अगस्त के ऊपर अगर गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, हमें ये तोहफ़ा मिलेगा कि PDM जो है उसकी गवर्नमेंट फाइनली चली गई है। मगर आवाम को जाते जाते क्या तोहफे देखेगी 14 अगस्त को? हमारी आज़ादी के दिन हमारे मुंह पर बेरोज़गारी मार के गई है, हमारे मुंह पे महंगाई मार के गई है, हमारे मुंह पे बहरान मार के गई है। बट ये सारा कुछ हमारे मुंह पे मार के जाएगी ये PDM की गवर्नमेंट। 15 अगस्त को भारत क्या दे रहा है अपनी नेशन को? भारत 15 अगस्त को अपनी नेशन के लिए कैसा तोहफा लेकर आया है, जिसके बाद हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो झंडे गाड़ने की बातें करते हैं ना, चांद के ऊपर हमारे पॉलिटिशियन के झंडे गाड़ देंगे, हम फलाने सेक्टर को तरक्की देंगे, फलाने सेक्टर को तरक्की देंगे। आपके सामने अभी मैं कलई खोलती हूँ। जो भारत है 15 अगस्त को वो एक ऐसी कार लॉन्च करने जा रहा है, ऑल्टो। पाकिस्तान के अंदर 24 से 29 लाख में वो कार मिलती है। भारत में आप जानते हैं कि नेशन के लिए वो कार कितने में अवेलेबल होगी? एक आम आदमी 3.5 से 4 लाख रुपए में वो कार ख़रीद सकेगा, बेहतर सिस्टम के साथ, जदीद फंक्शंस के साथ, बेहतर कंडीशन के साथ, हर चीज़ उसमें जदीद होगी। पाकिस्तान वाली ऑल्टो से बेहतर सिस्टम है उसके अंदर। इंडिया के अंदर जो भी गाड़ी आती है पाकिस्तान के सिस्टम से ज़्यादा बेहतर गाड़ी होती है उनके पास। वहाँ पे वो अपनी नेशन को ये तोहफा देकर जाएंगे। भारत स्पेस इंजीनियरिंग कर रहा है, हम सियासी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये हकीकत है। मुँह छुपाने के लिए जाते हैं तो मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती। चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए हमें जगह नहीं मिलती। इतना सा पानी नहीं मिलता जिसमें हम डूब मरें। प्रूफ हो गए ना सारे हमें आदत हो गई, हर चीज़ हो रही है इसी तरह से हो रही है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बदले में क्या हो रहा है पाकिस्तान में? PDM के 15 से 16 महीनों के अंदर पाकिस्तान से 12 लाख से ज़्यादा जवान जो हैं, हमारे नौजवान, वो पाकिस्तान को छोड़ गए हैं। जिनके हाथ में हुनर था, जो पढ़े लिखे थे, वो छोड़ गए हैं। वो गवर्नमेंट की पॉलिसियों से मायूस होकर छोड़ गए हैं। वो इस बात से मायूस होकर छोड़ गए कि हमारे सिस्टम में हर इदारा एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ है। हमारे हर इदारे के अंदर इंतकाम की बू आती है। पाकिस्तान में उनके पास कुछ भी नहीं था, और पाकिस्तान की जो सियासतदान है वो देने के लिए उनके पास भी कुछ नहीं था इन जवानों को। जनवरी से जून तक 5 लाख जवान, नौजवान, हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान को छोड़ के चले गए हैं। पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसी वजह से बड़े लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से सरहद को पार करते हैं। गैर कानूनी तरीके से, कानूनी तरीके से इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, इतना पैसा लगाना पड़ता है उनको। कानूनी तरीके से वो कैसे जाएंगे? गैर कानूनी तरीके से सस्ते में वो जान की बाजी खेलना भी पसंद कर रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं, एक आम आदमी, एक जान सबसे ज़्यादा कीमती है, वो देने के लिए तैयार है, मगर वो पाकिस्तान छोड़ना चाहता है।
पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कम तालीम याफ्ता है, वो पाकिस्तान छोड़ना चाहता है। हमारे लोगों के पास फॉर्मूला नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है, मगर फिर भी हम झंडा गाड़ेंगे तो चांद के ऊपर ही जाके गाड़ेंगे। तो चलिए गाड़ लेते हैं झंडा, देख लेते हैं इलेक्शन के बाद क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।